अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुली होने वाली है। कनाडा के विजिटर वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट कितने मंथ की होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड, जो अक्सर आप लोग यही क्वेश्चन मुझसे बार बार करते रहते हैं कि सर प्रूफ ऑफ फंड क्या होता है। तो आज मैं इसका आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को आपने कन्वेंस करना होता है कि आप अपने बैक कंट्री वापस चले जाएंगे। तो आज सारी डिटेल मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और ये किस पेपर के ऊपर लिख के देना होता है, किस पेपर के ऊपर सारी चीजें लिख के देनी होती हैं, अभी जो आपको मैं ये सारी डिटेल में बताऊंगा। फिर यही क्वेश्चन आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कर रहे होते हैं। जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ आ जाती है क्या कमेंट चाहिए होते हैं और कैसे फाइल को जो है ना मैनेज करते हैं और किन चीज़ों का ख्याल करना होता है। तो जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने की नौबत भी नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए और तब आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करें। वैसे ऑफिशियली तो ऐसे कोई भी नहीं है। जब आप किसी कंसल्टेंट से भी बात करते हैं तो वो भी आपको यही कहेगा कि ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर आईआरसीसी ने कुछ ऐसा नहीं बताया हुआ है कि इतने पैसे हों तो तब आपको वीज़ा मिलता है। ये बस ये है कि इतना कितना एक्सपेंस होता है कनाडा में एक बंदे का, जिसमें टिकट इंक्लूडेड होती है, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें, उसका एक गैस करके ताकि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए और तब आप वीज़ा अप्लाई करें। अब कोई कंसल्टेंट आपको बताते हैं और कोई नहीं बताते हैं। कोई कहते हैं कि आपके अकाउंट में इतने भी हों तो तब भी ठीक है, आप अप्लाई करो, लेकिन ऐसा कहीं पे भी ऑफिशियल नहीं है कनाडा की वेबसाइट के ऊपर, या कनाडा गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी नहीं बताया हुआ है। वैसे 10,000 कनेडियन डॉलर आपके अकाउंट में होने चाहिए। अब अगर पाकिस्तान से हैं तो 10,000 कनेडियन को आप कैलकुलेट कर लें कि ये कितने बनते हैं। और अगर आप इंडिया से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, तो 10,000 कनेडियन को आप कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए। अगर लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट है, आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो बहुत अच्छा है। 4 मंथ की है, 3 मंथ की है, तब भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर नहीं भी है तो तब भी गुड है। आप जो है ना बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट उसको कहते हैं, वो आप अपनी ब्रांच से ले सकते हैं कि वो आपको लिख के देगा कि इसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं। उसका जो उनका ऑफिशियल जो पैड होते हैं उसके ऊपर आपने लिखवाना है, उनके साइन होते हैं, उनके स्टैंप होते हैं, और वो फिर आपने जो सर्टिफिकेट होती है बैंक बैलेंस की, वो फिर आपने सबमिट करनी होती है जब आप अपनी फाइल लगा रहे होते हैं विजिटर वीजे की। पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। जितने ज्यादा ईयर के लिए वैलिड होगा उतने ही ज्यादा चांस होते हैं आपको वीजा मिलने के। फॉर एग्जांपल 5 साल एक्सपायर में से रह रहे हैं पासपोर्ट के, तो आपको 4 साल का भी मिल सकता है, 5 साल का भी वीजा मिल सकता है। तो ज्यादा कोशिश यही करनी है कि आपका पासपोर्ट की लॉन्ग एक्सपायरी हो। अगर आप कंसल्टेंट या किसी से भी बात करेंगे तो वो भी आपको यही कहेगा। और अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, पासपोर्ट साइज की फोटो होती है वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो भी आपने सबमिट करनी होती है। अगर आप कंसल्टेंट से अप्लाई करवाते हैं तो वो भी आपको यही कहेगा कि आप मेरे पास ये लेके आए। अब जी बात करते हैं प्रूफ ऑफ फंड की। आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, घर है, प्लॉट है, शॉप है, तो वो आपने बताना होता है कि ये चीज़ें मेरे नाम के हैं, आपके नाम के ऊपर होनी चाहिए। फिर आप मुझसे ये क्वेश्चन ना करना कि सर वो तो मेरे भाई के नाम पे हैं या हमारे पेरेंट्स के नाम पे हैं, क्या हम वो भी शो करवा सकते हैं? वो आप बिल्कुल भी शो नहीं करवा सकते हैं। जो चीज़ आपके नाम पे होगी वो ही आप शो करवा सकते हैं। फिर आपने इनकी अपने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवानी है कि ये इसकी इस टाइम इतनी वैल्यू है, वो आपने बताया है। बेशक आपने 5 लाख की ली है, लेकिन अब उसकी वैल्यू अगर 20 लाख 15 लाख है तो आपने वही लिखवाना है उसके, क्योंकि आज के डेट की उसकी यही वैल्यू। अगर आपने रेंट पे भी दिया हुआ है अपना घर, वो भी आप बता सकते हैं। अब फिर आपका बिजनेस है, वो भी आप बताएं कि मेरा बिजनेस है, इसमें मैंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, अभी इसकी वैल्यू इतनी है, मेरी मंथली इनकम इतनी है, साल की इनकम इतनी है। फिर ये आपने बताना है। और अगर बिजनेस नहीं है तो फिर आपने अपनी जॉब का बताना है कि मेरे साल की इतनी इनकम है एनुअल और मंथली इतनी इनकम बनती है, तो ये आपने बताना है। आपके पास कुछ कैश अमाउंट भी पड़ी हुई है तो वो भी आप जो है ना बता सकते हैं कि मेरे पास कैश अमाउंट इतनी पड़ी है। बाकी आपके घर में अगर ज्वेलरीज है, ज्वेलरी का भी आप बता सकते हैं, उसकी भी आपने वैल्यूएशन करवानी है कि इस टाइम उसकी क्या प्राइस है, उसका भी आप बताएं। और आपके नाम पे बाइक है, बाइक का भी आप बताएं। जो चीज़ आप समझ सकते हैं कि इसकी अच्छी खासी वैल्यू है इस टाइम, तो वो आपने बताना है। और ये सारी चीज़ें किसके ऊपर लिखवानी है? जो पाकिस्तान में स्टाम्प पेपर होता है
कचहरीज में आपको मिल जाता है, या आप किसी ऑफिस में जाते हैं, कहीं पे भी वो आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर ये सारी चीज़ें लिख के दे। 50 वाला हो ठीक है, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें ओरिजिनल स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखी होनी चाहिए। बाकायदा उसके ऊपर के स्टैंप होते हैं और ये होनी चाहिए, उसके साइन भी होने चाहिए जिससे आप ये स्टाम्प पेपर लिखवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने स्टाम्प पेपर पे लिखवानी है। रफली पेपर पे आपने बिल्कुल भी नहीं लिखवाना है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब आप स्टाम्प पेपर के ऊपर ये सारी चीज़ें आप लिख के देते हैं, क्योंकि वो हमारे हैं भी गवर्नमेंट की तरफ से ये पेपर। और वो जब इमिग्रेशन ऑफिसर देखता है तो वो कहता है ये ठीक है, ये सर्टिफाइड, इसने जो चीज़ें भी लिखी हुई हैं ये सही है। तो आपने स्टाम्प के ऊपर लिखवाना है, जो चीज़ भी आपके पास है सारी आपने स्टाम्प के ऊपर लिखवा लेना है। अगर आपको समझ ना आए तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने स्टाम्प के ऊपर ये सारी चीज़ें कैसे लिखवानी है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर लेना, इसकी भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अब जी बात हम करते हैं टिकट की। रिटर्न टिकट ऑप्शनल होती है, अगर आप रिटर्न करवाएं या ना करवाएं। आपको इनविटेशन लेटर है तब भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शनल है। अगर इनविटेशन लेटर नहीं भी है तो तब भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप विदाउट इनविटेशन आ रहे हैं तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना रिजर्व में अपनी रिटर्न टिकट रखवाएं, और जब आप अपनी फाइल लगाएं तो उसमें आप ज़रूर बताएं कि इस डेट को मैंने कनाडा में इंटर होना है और इस डेट को मैंने एग्जिट होना है। जब आप ये बताएंगे और आपकी फाइल में लगी होगी तो इमिग्रेशन ऑफिसर कहेगा कि अब इसकी जो है ना सही है, फिर आपके ज़्यादा चांस हो सकते हैं आपको वीज़ा मिलने के लिए। तो इसीलिए बेस्ट यही है कि आप अपनी रिजर्व में रिटर्न टिकट रखवा के वो आप बताएं। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आपके पास इन्विटेशन लेटर है या नहीं है, क्योंकि जब आप विजिटर वीज़े पे, टूरिस्ट वीज़े पे आप कनाडा में आते हैं, आपको यहाँ पे किसी किस्म की भी कोई कवरेज नहीं होती है। जितना भी एक्सपेंस होता है वो सारा आपको खुद करना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही इमिग्रेशन ऑफिसर देख के वो तब भी आपको वीज़ा देते हैं कि ठीक है ये अपने एक्सपेंस भी कवर कर सकते हैं और अपने बैक कंट्री भी ये वापस आ सकता है। अब वो आपकी मर्जी है, आपने कनाडा में आके इंश्योरेंस करवानी है। अगर आप पाकिस्तान से करवाते हैं, आप किसी भी कंट्री से हैं, अपनी वहां से कंट्री से इंश्योरेंस करवा से आते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अल्लाह ना करे जब आप कनाडा में आए आप बीमार हो जाएं या आपका एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी मसला हो जाए, तो वो अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं होगी तो वो आपके लिए यहाँ पे कनाडा में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। शायद आप उसको कवर भी नहीं कर सकेंगे, इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए। तो बेस्ट यही है कि आप इंश्योरेंस करवा के आए। रिटर्न टिकट और इंश्योरेंस ये दोनों होती ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये करवाएं, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आपने जो है ना FRC भी लगानी होती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये तो है पाकिस्तान की, बाकी जो आपकी कंट्री का है वो आपने अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगानी है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके अम्मी अब्बू, आपकी मिसेज और आपके जो बच्चे हैं उनका नाम आएगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं और आपके जो बहन भाई हैं इनका नाम FRC में आता है। ये भी ज़रूर लगानी होती है, चाहे आप खुद अप्लाई करें चाहे आप कंसल्टेंट के थ्रू करें, तो आपको FRC उसमें लगानी होती है। और इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं होती हैं, बस यही डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो आपने लगानी होती है। और कवर लेटर होता है, अगर आपको इनविटेशन लेटर है तो तब आपका कवर लेटर आपको नहीं उसमें लिखना पड़ता है, ना ही लगाना पड़ता है और ना आपको कुछ बताना पड़ता है। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर कोई नहीं है तो फिर आपने कवर लेटर बनाना है, उसमें आपने अपना बताना है कि इस डेट को मेरी एंट्री है, इस डेट को एग्जिट है और इस डेट को मैंने कनाडा में फिलहाल सिटी में जाना है, यहाँ पे घूमने के लिए जाना है। तो वो आपने शॉर्ट कवर लेटर बनाना है। ऐसा भी ना हो कि बहुत लंबा चौड़ा आप बना दें, एक ही पेज का बनाना है और उसमें शॉर्ट आपने लिख देना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।